बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कैपेसिटर। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे हम? कैपेसिटर का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर कैपेसिटर ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की बात करेंगे, दैन हम कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे बात करेंगे, फिर इसी तरह चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग मेथड ऑफ कैपेसिटर्स पे बात करेंगे। कैपेसिटर क्या चीज़ है? स्टूडेंट्स, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में तीन तरह के तो कंपोनेंट्स हैं, एक रेजिस्टर, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर। रेजिस्टर का काम है एनर्जी सिर्फ डिसिपेट करना या करंट को कंट्रोल करना। अब जो फ्लोइंग करंट है, इट्स जस्ट लाइक अ फ्लोइंग वाटर। अगर पानी को बहते हुए देखें तो चलें, फ्लो तो करंट कहलाएगा, लेकिन जैसे हम पानी को स्टोर कर सकते हैं, तो सवाल ये है कि क्या हम फ्लोइंग चार्ज जो बिल्कुल पानी की मिसल में है उसको भी हम स्टोर कर सकते हैं? तो वो डिवाइस जो हमें इस काबिल बनाती है कि हम चार्ज को किसी एक पॉइंट पे स्टोर कर सकें और एनर्जी हासिल कर सकें अपनी मर्ज़ी के टाइम पर, उस डिवाइस को कहते हैं कैपेसिटर। ये वो डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करती है, या आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने की डिवाइस है। जो इंडक्टर है वो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कर सकता है, और जो कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन सिंपल आप पढ़ते हैं कि टू मेटालिक प्लेट्स, अगर उनको एक डिस्टेंस d से सेपरेट किया जाए सच दैट ईच प्लेट हैज़ एन एरिया a, ठीक है, तो क्या होगा कि इसको जब बैटरी V से कनेक्ट करेंगे और एक स्विच कनेक्ट करते हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन कहलाती है कैपेसिटर। कैपेसिटर्स फिक्स्ड वैल्यू के भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं। जैसे आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में 1/2π/L C, तो यहाँ पर जो C है ये एक वेरिएबल कैपेसिटर है। जब आप ट्यूनिंग करते हैं टेलीविज़न की, तो बेसिक कैपेसिटेंस चेंज हो रही होती है जो चैनल्स को ट्यून करती है उनके डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसीज़ पर। फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर्स ऑब्वियसली एक कांस्टेंट वैल्यू के होंगे। अब होता क्या स्टूडेंट्स कि लेट्स से स्विच ओपन है, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है करंटली वो 0 वोल्ट है। लेट्स से हमारे पास V वोल्टेज की बैटरी है, तो हम इसका पोटेंशियल 0 से V तक, ये जो एरो होता है किसी भी सिंबल पे लगा, इसका मतलब है ये चीज़ वेरिएबल है। अब देखें, करंटली वोल्टेज 0 है तो चार्ज की वैल्यू भी 0 है प्लेट्स पर। अब जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे स्टूडेंट्स, जो आपके पास टर्मिनल बैटरी का, या जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम चार्ज मेंशन कर देते हैं। होगा क्या कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इस साइड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, यानी इस साइड के इलेक्ट्रॉन्स यूँ कंडक्ट हो जाएंगे, ठीक है, बैटरी में आ जाएंगे। अब यूँ समझ लें कि वो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पे एक्यूमुलेट हो जाएं, या आप कह लें कि इस पॉजिटिव की वजह से इस प्लेट पे क्या इंड्यूस हो गया है, नेगेटिव चार्ज। तो अब इसको थोड़ा सा और सिंपल फॉर्मेशन में बना लेते हैं, जो बुक पे जैसे बना हुआ है कि सिंपल हमारे पास एक प्लेट कैपेसिटर की पॉजिटिवली चार्ज हो जाती और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाती। यूँ कहा जाता है कि कैपेसिटर की एक प्लेट चार्ज होती है कंडक्शन से और एक प्लेट चार्ज होती है इंडक्शन से। इंडक्शन क्या होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसने इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर दिया, जबकि इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस d है। अब देखें, जैसे जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाया चार्ज भी ग्रो करता गया। जब हम मैक्सिमम वोल्टेज पर आ गए, यानी हमने मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस वोल्टेज V हो जाएगा, और लेट से इसके ऊपर जो चार्ज है वो करंटली Q0 है। बट इट डजेंट मीन के वोल्टेज और नहीं बढ़ाया जा सकता या चार्ज और नहीं बढ़ाया जा सकता। ये डिपेंड करता है कि आपको एक थ्रेश होल्ड वोल्टेज मिलती है। अगली बात, अब मैथमेटिकली आप लिखते हैं Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V, कि जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना चार्ज भी बढ़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करते हैं तो आता कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को कहते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज़ द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। अच्छा, अब एक बात तवज्जो से सुनिए, और ये बात फिज़िक्स में बड़ी जगह अप्लाई होगी कि जो भी इक्वेशन प्रोपोर्शनैलिटी वाली हो, उसमें जो चीज़ कांस्टेंट होगी वो कांस्टेंट ना तो अपने वेरिएबल A पे डिपेंड करेगा, ना अपने वेरिएबल B पे डिपेंड करेगा। ये बात अभी आगे मैं प्रूव करता हूँ एक थोड़ा समझा के। Q इज़ इक्वल टू CV हो गया, C इज़ इक्वल टू Q/V लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से Q का यूनिट कूलम, V का वोल्ट,
तो कूलम पर वोल्ट इज नेम्ड एज फेरेड। तो फेरेड कैपेसिटेंस का यूनिट है। फेरेड एक बहुत बिगर मैग्नीट्यूड का यूनिट है, इसलिए जो नॉर्मल सर्किट्स के लिए यूज़ होते हैं, माइक्रो फेरेड यूज़ होता है, पिको फेरेड यूज़ होता है, नैनो फेरेड यूज़ होता है, एटसेट्रा। यानी अब MCQs या न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे तो कैपेसिटेंस की नैनो, माइक्रो या पिकोज में वैल्यूज़ हैं वो यूज़ की होंगी। अब आ जाए इस बात पर। अब आपके सामने लिखा हुआ है C इज इक्वल टू Q बाई V। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस, आप ऑब्वियसली एक इन्वर्स रिलेशन देख के कहेंगे जी वोल्टेज बढ़ने से कैपेसिटेंस कम होगी, जबकि ऐसा नहीं होगा। शुरू में एक बात लिखी है कि Q प्रोपोर्शनल टू V है। अगर V बढ़ेगा तो प्रोपोर्शनली Q भी बढ़ेगा, जिसके नतीजे में कैपेसिटेंस जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब ये एक बात गौर से पढ़नी है, सुननी है कि C यानी कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन Q एंड V डायरेक्टली। Q और V को वेरी करने से डायरेक्टली कैपेसिटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह एक मिसाल देता हूँ। V प्रोपोर्शनल टू I है और इस V इज इक्वल टू, इसमें R रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। अब R चूंकि कांस्टेंट की जगह पर आता है तो V ओवर I, ये रेजिस्टेंस ना वोल्टेज पे डिपेंड करती है ना करंट पे। उसकी वजह वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ जाएगा, द रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। ऑलराइट, तो ये बात याद रखनी है कि कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V डायरेक्टली। दूसरी बात, कैपेसिटेंस के चेंज होने पर या कैपेसिटेंस को चेंज करने में इन दोनों में से कौन सी क्वांटिटी क्या रोल प्ले करेगी, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है बैटरी कनेक्शन पर। आज के लेक्चर का सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, कैपेसिटर बैटरी कनेक्शन है। अगर आप बैटरी कनेक्शन को नहीं अंडरस्टैंड करते, आप कैपेसिटर को सारी ज़िंदगी भी पढ़ते रहना, आपको कैपेसिटर की कख समझ नहीं आएगी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कनेक्शन ऑफ बैटरी। कि इक्वेशंस आपको राइट आंसर्स कब देंगी, जब आप ये अंडरस्टैंड करेंगे कि क्वेश्चन में क्या हिंट दिया गया है कि बैटरी कनेक्टेड है या बैटरी डिसकनेक्टेड है। ठीक है, तो इस पर हमने डिटेल बात करनी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड डायरेक्टली ऑन Q एंड V, तो कैपेसिटेंस किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। आपकी बुक में सेकंड पैराग्राफ में बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में लिखा है कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन द जियोमेट्री ऑफ द कैपेसिटर, और यू कैन से अनदर थिंग द डाइलेक्ट्रिक, द इंसुलेटर मीडियम। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की यहाँ पे डायरेक्ट मैं फार्मूला लिखूंगा कि कैपेसिटेंस विद द वैक्यूम, यानी प्लेट्स के दरमियान कोई चीज़ नहीं है, एयर और वैक्यूम है, तो कैपेसिटेंस विल बी A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। और अगर कोई मीडियम प्लेस कर दिया जाए, यानी यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा जाए, तो आप बुक में पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का जो इफेक्ट है उसकी वजह से कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज करती है, चूँकि एप्सिलॉन नॉट डायरेक्टली आ रहा है इसके साथ। ठीक है, तो C मीडियम विल बी इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, C मीडियम बाय C वैक्यूम, A एप्सिलॉन नॉट D, A एप्सिलॉन नॉट D से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड करने का एक मेथड आ जाएगा कि इट इज़ द रेशियो ऑफ C मीडियम टू C वैक्यूम, और इसका मतलब है कि C मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन R टाइम्स C वैक्यूम। अब चूंकि एप्सिलॉन R की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती, तो इसका मतलब है जो C मीडियम है विद डाइलेक्ट्रिक, ये हमेशा ग्रेटर होगा C वैक्यूम से। तो कैपेसिटर्स के जो प्लेट्स होती हैं या कैपेसिटर की जो शीट्स होती हैं, उनके दरमियान हमेशा कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस करके उसकी कैपेसिटेंस को इन्हेंस किया जाता है। फिर अब यहाँ से कुछ ग्राफिकल सिचुएशंस देख लें। चूँकि Q प्रोपोर्शनल टू V है, तो अगर हम Q और V का ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अच्छा, दूसरी बात, Q और V, यानी यहाँ पे Q को हम V पे डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक स्लोप इफेक्ट आ रहा है, परपेंडिकुलर ओवर बेस या y एक्सिस ओवर x एक्सिस क्वांटिटी। बात फॉलो होगी, Q है y एक्सिस के अलॉन्ग और V है x एक्सिस के अलॉन्ग। अब Q बाय V है स्लोप, स्लोप किसके इक्वल आ रही है, कैपेसिटेंस के। तो आप देखें, लेट्स से ये दो ग्राफ्स हैं Q और V के, ये कैपेसिटेंस C1 है, ये कैपेसिटेंस C2 है। अब C2 और C1 दोनों डिफरेंट कैपेसिटेंस हैं, इनमें से ग्रेटर कौन सी है। तो बच्चों यहाँ पर बहुत सिंपल सा रूल है कि स्लोप इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू कैपेसिटेंस। स्लोप एंगल को भी कहते हैं, तो जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, जिसका एंगल कम होगा उसकी कैपेसिटेंस
कम होगी। ये दो बातें होंगी, एक तो डायरेक्ट रिलेशन, एक स्लोप इफेक्ट आ गया, और फिर एक जनरल सी बात याद रखनी है जो आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे कि क्यू वी ग्राफ में अगर हम फाइंड कर रहे हैं स्लोप, तो क्यू बाय वी ये बन रहा है और ये सी के बराबर होता है। अगर हम इस ग्राफ का फाइंड करें एरिया, तो क्या होगा? अब एरिया के लिए तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रही है 1/2 क्यू वी। तो अब जरा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की इक्वेशंस पे जाएं, तो एरिया ऑफ क्यू वी ग्राफ विल गिव यू द स्टोर्ड एनर्जी, स्लोप ऑफ द क्यू वी ग्राफ विल गिव यू द कैपेसिटेंस। ऑलराइट, तो ग्रेटर एरिया ग्रेटर एनर्जी स्टोर्ड, ग्रेटर स्लोप ग्रेटर विल बी द कैपेसिटेंस। यहाँ तक तो हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब जरा चलते हैं कि बैटरी के कनेक्शन और डिसकनेक्शन से क्या फ़र्क पड़ता है। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसको हम स्टार्ट करते हैं दो क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर इज फर्स्ट चार्ज्ड एंड देन, इसको एंड कर लें, एंड देन area of plates is increased, then which quantity remains unchanged? इसकी चार ऑप्शंस है, कैपेसिटेंस, स्टोर एनर्जी, वोल्टेज एंड चार्ज। फिर दूसरे क्वेश्चन की भी ऑप्शन सेम है, अ कैपेसिटर इज परमानेंटली कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स एंड द एरिया ऑफ द प्लेट्स इज इंक्रीज्ड, देन विच क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। अब मैंने कहा कि कैपेसिटर का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो इस तरह के तर्ज पे आएगा। अब ये क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है? अ कैपेसिटर इज फर्स्ट चार्ज्ड का स्टेटमेंटल मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि कैपेसिटर को चार्ज कर लिया गया है और बैटरी उतार दी गई है, यानी ये केस है बैटरी रिमूव्ड केस का। अ कैपेसिटर इज परमानेंटली कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स हमें ये बता रहा है कि कैपेसिटर बैटरी से अभी भी कनेक्टेड है। तो अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है और एरिया इंक्रीज करें, अब एरिया इंक्रीज करने से क्या फ़र्क पड़ता है? देखें, फॉर्मूला है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, और इसी तरह एनर्जी की इक्वेशन है 1/2 CV स्क्वायर। फॉर एग्जांपल, अब एरिया को क्या किया है? इंक्रीज किया है, तो इट इज़ ऑब्वियस कि कैपेसिटेंस भी इंक्रीज कर जाएगी। कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी तो ऑब्वियसली एनर्जी भी चेंज होगी। जहाँ तक बात समझ आई कि हो क्या रहा है कि एरिया बढ़ाने से कैपेसिटेंस भी बढ़ जाती है, एनर्जी स्टोर्ड पे भी फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब है ये तो चेंज हो रहे हैं। हमसे क्या पूछा गया? विच रिमेन्स अनचेंज्ड। अब ये दोनों तो रूल आउट हो गए कि ना इसका आंसर कैपेसिटेंस है, ना इसका आंसर स्टोर्ड एनर्जी। अब इसका आंसर या वोल्टेज है या चार्ज है। अच्छा, कैपेसिटर इज परमानेंटली कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स, एरिया इज इंक्रीज्ड। बात तो फिर वहीं आ जाएगी, एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस और स्टोर एनर्जी दोनों चेंज होंगे, तो हमें तो अनचेंज्ड क्वांटिटी बतानी। तो अब किस केस में वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा और किस केस में चार्ज कांस्टेंट रहेगा, गौर से तसल्ली से बात सुननी है। कैपेसिटर के साथ अगर बैटरी कनेक्टेड रहे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मजदूर मौजूद हैं जो वक्त पड़ने पर काम करके ईंटें उठा के इमारत की छत तक पहुँचा सकते हैं। यानी होगा ये कि कैपेसिटेंस होता है Q बाय V। अब अगर बच्चों बैटरी कनेक्टेड है ना, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब चाहे आप उसका एरिया बदलें, चाहे आप उसकी परमिटिविटी चेंज करें, चाहे आप प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस को कम ज़्यादा करें, द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स रिमेन्स कांस्टेंट इफ़ द बैटरी इज़ कनेक्टेड। अब आप एरिया बढ़ाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स पे। एरिया कम करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स पर। तो ये बजाय डीप फिलॉसफी में जाने के क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स के तौर पे इसे मेरी तरफ से एडवाइस याद रखें कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो कौन सी क्वांटिटी प्लेट्स के अक्रॉस चेंज नहीं होगी। सो अगर बैटरी कनेक्टेड है, कैपेसिटर इज परमानेंटली कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स एंड एरिया इज इंक्रीज्ड। अब बढ़ा लें एरिया, कम कर लें एरिया, कैपेसिटेंस पे फ़र्क पड़ेगा बट किस चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा? वोल्टेज पे। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है, राइट आंसर, वो वोल्टेज है। अब इसी तरह अ कैपेसिटर इज फर्स्ट चार्ज का मतलब है कि कैपेसिटर को चार्ज कर लिया गया और बैटरी रिमूव कर दी गई। अब कैपेसिटर चार्ज है, अब कोई मजदूर नहीं है जो ये ईंटें उठा के दोबारा दूसरी तरफ लेकर जा सके।
इसका मतलब है कि जितना कैपेसिटर के प्लेट्स पे चार्ज जब मौजूद है ना बच्चों, उसने मौजूद ही रहना है, यानी Q अक्रॉस द प्लेट्स विल रिमेन सेम। अब अगर आप इसका एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस तो चेंज होगी, एनर्जी स्टोर भी चेंज होगी, लेकिन क्या चीज़ चेंज नहीं होगी? चार्ज अक्रॉस द प्लेट चेंज नहीं होगा। सो कैपेसिटर इज फर्स्ट चार्ज्ड का केस है, तो ये बैटरी डिस्कनेक्शन है। जब बैटरी डिस्कनेक्टेड हो जाए तो कैपेसिटर के अक्रॉस जितना चार्ज स्टोर हो चुका होता है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो चार्ज है। तो अब आपने ये बातें रट्टा मार लेनी है। अगर बैटरी डिस्कनेक्ट है तो कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है? चार्ज। अगर बैटरी परमानेंटली कनेक्टेड टू द कैपेसिटर है तो कौन सी क्वांटिटी? वोल्टेज। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो अब इस तनाजुर में आपने चीज़ों को देखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक इससे ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं जाऊँगा, अदरवाइज आप हो जाएंगे कंफ्यूज। यहाँ तक सिर्फ दो बातों को रट्टा लगा लें। बैटरी अगर कनेक्टेड है तो कांस्टेंट चीज़ वोल्टेज होगी, बैटरी अगर डिसकनेक्टेड है तो कांस्टेंट चीज़ चार्ज होगी। इन दो बातों को जहन में रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब एक थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पर। वैसे तो ये सिलेबस में मेंशन नहीं है टॉपिक, लेकिन गुज़िश्ता सालों में चूँकि ऐसे सवाल आते रहे हैं तो थोड़ा सा आइडिया आपने कम्बिनेशंस के हवाले से रखना है। कैपेसिटर्स के दो कम्बिनेशन, सीरीज़ और पैरेलल। जहाँ पे एंड टू एंड कैपेसिटर्स कनेक्टेड हों, सीरीज़ कम्बिनेशन। दो स्ट्रिक्ट बातें इसमें याद रखनी है कि जब कम्बिनेशन सीरीज़ होता है तो जैसे आप पढ़ते हैं ना सीरीज़ सर्किट में करंट सेम रहता है हर रजिस्टर से, इसी तरह सीरीज़ कैपेसिटर कम्बिनेशन में हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो स्टोर्ड चार्ज है उसकी अमाउंट सेम रहती है। चेंज क्या होता है हर कैपेसिटर के अक्रॉस? वोल्टेज, ठीक है। तो इसके अक्रॉस V1 होगा, इसके अक्रॉस V2 होगा, इसके अक्रॉस V3 होगा। अल्टीमेटली जो सीरीज़ कम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला होगा 1/CE 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू 1/CN। हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ दो कैपेसिटर्स को चूज़ कर लेते हैं, तो फार्मूला रह जाएगा 1/CE इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब एक ड्रिल है, आप करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। इसका एलसीएम लेना है, फिर इसको इन्वर्ट कर देना है, तो कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का आंसर सीरीज़ कम्बिनेशन के लिए आएगा C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 विच यू कैन कॉल प्रोडक्ट ओवर सम। अब देखें, अगर हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं बच्चों और दोनों आइडेंटिकल हैं तो C इंटू सी सी स्क्वायर हो जाएगा और C प्लस C 2C हो जाएगा। C से एक C कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? C/2। यानी अगर दो आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हों तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उनकी वैल्यू का हाफ हो जाएगी। अब ये चीज़ हमें एक सीक्वेंस समझाती है कि तीन आइडेंटिकल सीरीज़ में आ जाएंगे तो C/3 हो जाएगा। जैसे दो आइडेंटिकल से C/2 हुआ, तीन आइडेंटिकल से C/3 हो जाएगा। और n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स अगर सीरीज़ में जुड़े होंगे तो फिर क्या होगा? CE विल बी इक्वल टू C/n। सिमिलरली जब पैरेलल कम्बिनेशन पे आते हैं तो ये बात स्ट्रिक्टली याद रखनी है कि वोल्टेज अक्रॉस एवरी कैपेसिटर रिमेन सेम, बट हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो स्टोर्ड चार्ज होगा वो डिफरेंट होगा। बिल्कुल जैसे पैरेलल में करंट डिवाइड होकर डिफरेंट हो जाता है, पैरेलल कैपेसिटर कम्बिनेशन में चार्ज डिवाइड होकर डिफरेंटली स्टोर होगा। इस कम्बिनेशन में कैपेसिटर का आपने सिंपल नंबर्स की तरह ऐड होते हैं, मतलब ये तीन कैपेसिटर्स हैं 3 फैरेड्स के, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या हो जाएगी? 9 फैरेड। यही तीन यहाँ पे लगा रहा तो C/3 यानी 3/3 1 आंसर आएगा। तो दो कैपेसिटर्स के लिए C1 प्लस C2, दो आइडेंटिकल हो तो 2C, 3 आइडेंटिकल हो तो 3C, n आइडेंटिकल हो तो NC आ जाएगा। अब ये और ये रिलेशन हम एक रेशो के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर कहा जाए कि n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन पैरेलल एंड देन कनेक्टेड इन सीरीज़। अब पैरेलल में कनेक्ट हुए तो उनकी कैपेसिटेंस NC हो जाएगी, सीरीज़ में हुआ तो C/n हो जाएगी। अब पूछा जाए कि सीरीज़ और पैरेलल की रेशो फाइंड करें तो CE/n ये आंसर है सीरीज़ का, NC ये आंसर है पैरेलल का। तो ठीक है, यहाँ पे सिंपल आप दोबारा लिख लें, कैपेसिटेंस इन सीरीज़ C/n, कैपेसिटेंस इन पैरेलल NC। अब C से C कैंसिल हो रहा है,
और ये 1/n इंटू एन यानी 1/n स्क्वायर बन रहा है। मिसाल के तौर पे इसका बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि इफ 4 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज then connected in parallel, then find the ratio of series to parallel combination। तो कोई इसना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर क्या है 4, तो 1/4 स्क्वायर यानी 1:16 विल बी द राइट आंसर। तो आप थोड़ा सा इसके हवाले से जो है 1-2 वैल्यूज सपोज करके प्रैक्टिस कर लेनी है। इंपॉर्टेंट नहीं है करंटली सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन आगे मैंने एनर्जी के साथ चूँकि चीज़ें कनेक्ट करनी है तो मैं इसको भी साथ ही शामिल कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, इसी तरह अब हम बात करें अगर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर पर, तो डेरिवेशन में आपने देखना है कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की बेसिक इक्वेशन है एनर्जी इज इक्वल टू हाफ QV। ये इसका जनरल फार्मूला है विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बैटरी कनेक्शन एंड डिसकनेक्शन। सेम ऐसे ही मिलता जुलता फार्मूला आपने इससे पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कि एनर्जी इज इक्वल टू Q del V। ठीक है, तो ये इक्वेशन स्टूडेंट्स, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? ये इक्वेशन तब यूज़ होती है जब किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कोई चार्ज पार्टिकल मूव करे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो आइदर इट गेन काइनेटिक एनर्जी, आइदर इट गेन पोटेंशियल एनर्जी। बट कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी है, बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है कैपेसिटर के लिए। तो ये 1/2 QV इसकी इक्वेशन यूज़ करनी। अब इस इक्वेशन में Q और V गिवन हो तो आपने एनर्जी फाइंड करने के लिए QV की इक्वेशन यूज़ करनी है। ठीक है, इसी में से एक चीज़ मैं और समझा देता हूँ पहले कि कैपेसिटर अपनी एनर्जी स्टोर करता है तो कहाँ करता है, किस चीज़ में एनर्जी स्टोर होती। तो उसके लिए आपने इसी इक्वेशन मतलब जो रिजल्ट 1/2 CV स्क्वायर वाला है उससे आगे एंड रिजल्ट पे बुक पे डेरिवेशन देखनी है। इसमें कुछ बस चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। ये एनर्जी की इक्वेशन है 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R AD। जहाँ AD लिखा हुआ हो समझ लें ये एनर्जी की इक्वेशन है। अब AD को नेक्स्ट स्टेप में अगर हम दूसरी तरफ डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसे कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ये शो करती है कि स्टोर्ड एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर, यानी जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या स्टोर होगी, एनर्जी स्टोर होगी। तो कैपेसिटर अपनी एनर्जी बच्चों कहाँ स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इंडक्टर इसी तरह अपनी एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में। ऑल क्लियर? और एनर्जी डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है जॉल पर मीटर क्यूब। अब आ जाए इस इक्वेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के जब बैटरी कनेक्टेड या डिसकनेक्टेड हो तो हाउ थिंग्स वेरी। बैटरी कनेक्टेड के केसेस को पहले देखते हैं। जनरल इक्वेशन हाफ QV, यहाँ तक होगी बात। अब देखें, चूंकि बैटरी कनेक्ट होने पर स्टूडेंट्स कांस्टेंट क्या रहता है, वोल्टेज। वेरी क्या कर सकता है, चार्ज। तो हम क्यों ना चार्ज को लिख दें प्रोडक्ट ऑफ CV। तो जब हम यहाँ पर CV लिखते हैं तो 1/2 CV इंटू C वी गेट U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ज़्यादा सूटेबल तब काम करती है जब बैटरी कनेक्टेड हो। इस इक्वेशन में एक चीज़ देखें कि वोल्टेज चूँकि हमने कांस्टेंट रखा हुआ है तो स्टोर्ड एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। नाउ सपोज यू हैव अ सिंगल कैपेसिटर। अब यहाँ पर रिलेशन देखें, U इज़ प्रोपोर्शनल टू C प्रोपोर्शनल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। अब आप यहाँ पर कहें कि एक सिंगल कैपेसिटर के जो परमानेंटली कनेक्टेड टू बैटरी है, अगर उसका एरिया बढ़ेगा उसकी कैपेसिटेंस बढ़ेगी, लिहाजा उसकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी। यहाँ तक हो गया सिंगल कैपेसिटर की बात व्हेन बैटरी इज़ कनेक्टेड। सिमिलरली बैटरी ही के कनेक्ट होते हुए अब हम देखें कि क्या फ़र्क पड़ेगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो कैपेसिटर्स हैं वो सिस्टम में ऐड होते जाएं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 कैपेसिटर्स सीरीज़ में हैं एंड द सिस्टम इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी। दोनों आइडेंटिकल हैं तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, C/2। सिमिलरली 2 कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है स्टूडेंट्स वो हो जाएगी 2C। अब देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने बैटरी कनेक्टेड है, सीरीज़ और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशंस को ट्राई करना है।
तो अगर हमारे पास n कैपेसिटर सीरीज़ में हो तो इक्विवेलेंट का आंसर होता है C/n, पैरेलल में हो तो NC। अब इसी को यूज़ करते हैं। एनर्जी की इक्वेशन हम लिखेंगे 1/2 CV²। अब अगर हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं n = 2 तो CE विल बी इक्वल टू C/2। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन को लिखेंगे U = 1/2 CV²/2। तीन कैपेसिटर सीरीज़ में हो तो हम लिखेंगे CV/3, चार कैपेसिटर्स हों तो हम लिखेंगे CV/4 एंड सो ऑन। अगर हमारे पास n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हों सीरीज़ में स्टूडेंट्स, तो फिर ये डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि U = CV²/2n, which shows that the stored energy is inversely related to the number of capacitors if they are connected in series and the battery is still connected to the system. It means कि अगर सीरीज़ में बैटरी कनेक्टेड ही है लेकिन एक और कैपेसिटर आ जाएगा तो टोटल स्टोर्ड एनर्जी पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और मज़ीद कैपेसिटर इसमें ऐड हो जाएगा, स्टोर्ड एनर्जी 4 गुना कम हो जाएगी। 5 कैपेसिटर्स आ जाएंगे, 5 गुना कम हो जाएगी एंड द प्रोसेस विल गो ऑन। जबकि यहाँ पर हम U = 1/2 CV² लिखेंगे। अब CE यानी अगर आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं तो 2C, तीन कैपेसिटर्स हैं तो 3C, n है तो पैरेलल में NC आ जाएगा। यानी पैरेलल में स्टूडेंट्स अगर नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ऐड होते जाएं व्हाइल द बैटरी इज कनेक्टेड तो स्टोर्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। यानी जितने ज़्यादा कैपेसिटर्स आप पैरेलल में लगाते जाएंगे उतनी एनर्जी स्टोर्ड बढ़ती चली जाएगी अगर बैटरी क्या है, कनेक्टेड है। तो बैटरी कनेक्टेड के लिए फॉर्मूला सेम यूज़ करना है, इसी को CE/n, इसी को NC पे यूज़ कर लेना। अब अगर बैटरी डिसकनेक्टेड है तो फिर से इसी इक्वेशन को पिक कर लेना 1/2 QV। अब बैटरी डिसकनेक्ट हो तो मैंने बताया हुआ है कि कांस्टेंट क्या रहता है, चार्ज। तो हम वोल्टेज को कन्वर्ट कर लेते हैं चार्ज और कैपेसिटेंस के मीनिंग में। तो V = Q/C, यहाँ पर Q/C लिखना है आपने, Q × Q² हो जाएगा, 2 और C यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। अब ज़रा गौर करें इस सिचुएशन और इस सिचुएशन पर, यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड का कैपेसिटेंस के साथ रिलेशन क्या आ रहा है, इन्वर्स आ रहा है। यही सिचुएशन अगर मैं आपके सामने रख दूँ कि कैपेसिटर एक सिंगल है, एनर्जी इनवर्सली रिलेटेड टू कैपेसिटेंस है, जबकि कैपेसिटेंस जो होती है, ठीक है, या यूँ कह लें कि जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A∈0/D, बट कैपेसिटेंस का बैटरी डिस्कनेक्शन में एनर्जी के साथ रिलेशन इन्वर्स है। अब देखें एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो स्टोर्ड एनर्जी कम हो जाएगी जब बैटरी क्या है, डिसकनेक्टेड है। जैसे क्वेश्चन आ जाए अ चार्ज कैपेसिटर के साथ, तो बैटरी कनेक्टेड के साथ देखें कितना फ़र्क पड़ा। बैटरी कनेक्टेड हो तो सिंगल कैपेसिटर के लिए एनर्जी और कैपेसिटेंस का डायरेक्ट रिलेशन है, बैटरी डिसकनेक्टेड हो तो सिंगल कैपेसिटर के लिए एनर्जी और चार्ज का इन्वर्स रिलेशन है। अब बैटरी कनेक्टेड नहीं है, मिसाल के तौर पे यहाँ से भी बैटरी रिमूव कर दी, यहाँ से भी बैटरी रिमूव कर दी हमने। अब अगर हम मज़ीद नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स बढ़ाते जाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा एनर्जी पे। तो देखें अगर बैटरी है डिसकनेक्टेड, ठीक है, तो n कैपेसिटर्स इन सीरीज़, n कैपेसिटर्स इन पैरेलल, दोनों में इक्वेशन ये वाली यूज़ करेंगे Q²/C। तो देखें सीरीज़ के लिए आपने CE, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 Q²/CE, CE की जगह लिखेंगे C/n और n ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं इस प्रोसेस को परफॉर्म कर देता हूँ। इफ़ यू आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड, 1/2 Q² और CE की जगह क्या लिखेंगे, C/n, ये n ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो U = nQ² / 2C। तो व्हाट यू गॉट देयर कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, एनर्जी स्टोर्ड। इसका मतलब कि अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है एंड यू पुट मोर कैपेसिटर्स इन सीरीज देन द स्टोर्ड एनर्जी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। और यही काम जब आप पैरेलल पे जाके करेंगे जब बैटरी डिसकनेक्टेड है, तो U = 1/2 Q²/CE। अब मैं इसको भी परफॉर्म कर देता हूँ, U = Q² / 2 और CE की जगह NC लिखेंगे तो U इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। तो स्टूडेंट्स ये एक
सॉल्यूशन, ये एक चीज़ें जो है बेसिकली तरतीब का पता होना ज़रूरी है। बैटरी कनेक्टेड के साथ ज़हन नशीन कर लें कि वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। बैटरी डिसकनेक्शन के साथ याद रखें द चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। अब इसी तरह कुछ 2-4 छोटी सी बातें और आप जान लें और सीख लें। पहली बात कि जो कैपेसिटर की इक्वेशन है C इज़ इक्वल टू A, C इज़ इक्वल टू Q बाई V, ठीक है। इसमें एक फार्मूला Q इज़ इक्वल टू NE आपने पढ़ा हुआ है, तो आप कैपेसिटेंस को यूँ भी लिख सकते हैं NE डिवाइडेड बाय V। अगर आपने कैपेसिटर की प्लेट्स को ट्रांसफ़र होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फाइंड करनी हो तो N, वेयर E इज़ इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम हेयर। न्यूमेरिकल जो आपका लास्ट न्यूमेरिकल आई थिंक 13th न्यूमेरिकल है, व्हाटएवर लास्ट न्यूमेरिकल जो है ना चैप्टर नंबर 12 का, वो आपने एक दफ़ा देख लेना है। एक तो ये चीज़। फिर इन द एंड कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, हाउ डज़ इट इफ़ेक्ट द कैपेसिटेंस। तो स्टूडेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम में बड़ा आसान सा एक फैक्ट समझाऊंगा, उसको आपने अपने माइंड में बिठा लेना है और फाइनल रिज़ल्ट को जो है ना अपने माइंड में रखना है। हमने लिखा C इज़ इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। ये इक्वेशन एक बात तो क्लियर कट बता रही है कि कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बैटरी चाहे कनेक्टेड हो चाहे ना हो। अब ऐसा होता क्यों है कि डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी से कैपेसिटेंस बढ़ती है? बड़ी आसान सी इक्वेशन बता रहा हूँ। C इज़ इक्वल टू Q बाई V, V कैन बी रिटन एज ED। ये ED कहाँ से है? इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। E इज़ इक्वल टू होता है V ओवर D, तो V इज़ इक्वल टू ED। ऑलराइट, नाउ सी। अब अगर ये कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट है तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड है, ये है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये कैपेसिटेंस है। अब क्या होता है जब एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम अंदर एंटर करें? जैसे ही हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम स्टूडेंट्स प्लेट्स के दरमियान एंटर करते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलराइज होते हैं लाइक दिस। अब पॉजिटिव के सामने पोलैरिटी नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव के सामने पॉजिटिव आ जाएगी। अच्छा, अब हम ओवरऑल देखें तो डाइपोल डाइलेक्ट्रिक का ये एंड पॉजिटिव और डाइलेक्ट्रिक का ये एंड नेगेटिव हो गया। सो डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है जिसकी डायरेक्शन कैपेसिटर की फील्ड के ऑपोजिट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है, एक पॉजिटिव वेक्टर नेगेटिव वेक्टर से उसका इफेक्ट कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो नाउ व्हाट विल हैपन? डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसके कम होने से ऑब्वियसली कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। सो अब इस डीप नॉलेज में भी आप चाहे ना जाएं, बस ये बात याद रखें कि परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी से कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ेगी। और याद रखना है C मीडियम इज़ ऑलवेज इक्वल टू एप्सिलॉन R टाइम्स ऑफ C वैक्यूम, यानी C मीडियम इज़ ग्रेटर देन C वैक्यूम। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल ओवरव्यू है कि इक्वेशंस को कैसे आपने वेरीफाई करना है, इक्वेशंस को कैसे समझना है। बुक में जो न्यूमेरिकल्स हैं इससे रिलेटेड वो सॉल्व करें। मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए शेयर करूंगा, उनको आपने अच्छे से सॉल्व करना है। और होपफुली कि इसमें से मुश्किल सवाल नहीं आता, सिंपल एनर्जी स्टोर्ड का आ जाएगा, एनर्जी रिलेशन का आ जाएगा। अगर हम ग्राफ्स की बात कर लें, मतलब अगर आपको उस पर कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। देखें, Q प्रोपोर्शनल टू V है तो हम QV ग्राफ पे आ जाएंगे। स्ट्रेट लाइन है, इसकी स्लोप Q बाय V कैपेसिटेंस है और इसका एरिया 1/2QV एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर है। फिर C इज़ इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D है, तो कैपेसिटेंस का एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, कैपेसिटेंस का परमिटिविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, कैपेसिटेंस का डिस्टेंस बिटवीन के साथ इनवर्स रिलेशन है। फिर U इज़ इक्वल टू 1/2CV स्क्वायर में एनर्जी स्टोर्ड और कैपेसिटेंस का डायरेक्ट रिलेशन है। U इज़ इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C में एनर्जी और कैपेसिटेंस का इनवर्स रिलेशन है। अच्छा,
फिर u इज़ इक्वल टू 1/2 ई स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप u और e का ग्राफ बनाएंगे तो ये एक्सपोनेंशियल शो दिखाएं, और अगर आप u और e स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो कोई मुश्किल नहीं है, डायरेक्ट, इनवर्स, एक्सपोनेंशियल, ये शेप्स थ्रू आउट द फिजिक्स ऐसी ही रहेंगी। ये डायरेक्ट रिलेशंस के ग्राफ हो जाएंगे, ये एक्सपोनेंशियल्स के ग्राफ हो जाएंगे, ये इनवर्स रिलेशंस के ग्राफ हो जाएंगे। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आज का लेक्चर है। MCQs शेयर करूँगा, उनकी प्रैक्टिस करनी है आपने। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।